हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। आज जो अपनी क्लास होगी कक्षा 11 की ये अपनी क्लास होगी और इसके अंतर्गत आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 यानी कि अपना पहला चैप्टर चल रहा है। और आज इस वीडियो का जो है यानी कि चैप्टर 1 का अपना चौथा पार्ट रहेगा और चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिल सके। तो देखिए, आज सबसे अपनी पहली जो हेडिंग है वो है मोल अवधारणा, जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग यहां से एक एक करके डेफिनेशन को अच्छी तरह से लिखते हुए जाएं, अपनी कॉपी में अपने नोट्स बनाएं, जिससे आगे चल के आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो हेडिंग है अपनी मोल अवधारणा। तो रसायन विज्ञान में क्या हुआ है कि जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान में छोटे छोटे कण जैसे कि हमारे परमाणु हुए, अणु हुए और कण भी हुए और कुछ इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में अति सूक्ष्म स्तर पर कणों, अति सूक्ष्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन के हुए या परमाणु हुए या फिर हमारे अणु हुए, तो इनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए कि इनकी जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में अति सूक्ष्म स्तर पर कणों की संख्या को ज्ञात करने के लिए रसायनज्ञों द्वारा, रसायनज्ञों का मतलब है कि रसायन विज्ञान के जो साइंटिस्ट हुए हैं, तो रसायनज्ञों द्वारा एक मानक मात्रक की आवश्यकता हुई। क्या बनाए कि जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी संख्या को ज्ञात करें, और उनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मात्रक बनाया। ठीक है, और उसी मात्रक से क्या हुआ कि उसी मात्रक की वजह से मोल अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे कणों को उनके मात्रक को या उन्हें ज्ञात करने के लिए क्या हुआ, मोल अवधारणा का जन्म हुआ। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि जो मोल अवधारणा की जो या मोल कॉन्सेप्ट जो अपना है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसके अंतर्गत क्या कहा है कि किसी पदार्थ का एक मोल, क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का एक मोल। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से लिखना है, चाहो तो एक हिंदी में लिख लो, चाहो अंकों में लिख लो। तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ, तो यहां पदार्थ का मतलब है कि चाहे तो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई परमाणु हो, और या कोई अणु हो या कोई पदार्थ हो। ठीक है, जैसे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी चीज हो। तो आप लोगों को एक एक वर्ड का ध्यान देना है। मैं एक एक अक्षर को समझाते हुए चलूंगा आप लोगों के लिए। अगर फिर भी आप लोग कुछ परेशानी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो किसी पदार्थ का एक मोल, कोई पदार्थ है उसका एक मोल, तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है। क्या कह रहा है, वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं। कितने, जितने किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12, यहां ध्यान से सुनना है कि जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम। क्या कह रहा है, यानी कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम। 12 ग्राम का मतलब है कि 1 केजी के अंदर 0.012 केजी, या तो 12 ग्राम हो या केजी में लिया जाएगा तो इतना लिया जाएगा। ठीक है, तो 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या
समान होती है, यानी कार्बन 12 के जितने परमाणु होंगे उतने ही किसी पदार्थ के वो मोल उसके अंदर होंगे। तो यहां से डेफिनेशन आप लोगों को इतनी याद करनी है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी मूल अवधारणा। अब अगली हेडिंग है अपनी कि मोल जो है, कि ये जो मोल है, तो ये जो मोल है ये मोल क्या होता है। तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा, क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मूल कण उपस्थित हो, वह उस पदार्थ का मोल कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या रही एक मोल की, कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल उपस्थित होते हैं, तो वह उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। तो यहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों की समझ में यहां तक आ रहा होगा। मूल अवधारणा, तो मूल अवधारणा क्या है कि किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल, तो मोल क्या होता है, तो जिसमें क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मूल कण उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एक मोल कहते हैं। मूल अवधारणा, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के कण, समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, और अगली जो हेडिंग है वो है मोलर द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है, तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है सुनिए। किसी पदार्थ के एक मोल, ठीक है, कोई पदार्थ है और उसका क्या कह रहा है, एक मोल, क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का एक मोल के ग्राम में, ठीक है, तो उसका जो एक मोल है और एक मोल में उसका जो ग्राम है, ठीक है, उसका ग्राम, यानी एक मोल में कितने ग्राम उसका वजन है। तो एक ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, यानी एक ग्राम में जितना द्रव्यमान है, तो उसको उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। देखिए दोबारा से मैं बता देता हूं, हेडिंग अपनी मोलर द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलेंगे इसे मोलर मास। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ के एक मोल, कोई पदार्थ है तो उसके एक मोल के ग्राम में, क्या कह रहा है, एक मोल के ग्राम में, यानी उसका एक मोल में जितना वजन होगा उतने ग्राम वजन होगा, तो उस एक मोल के, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, उसके अंदर जितना द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास, यानी कि वजन। जैसे इस मार्कर में कितना वजन है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, या इसकी जो इंक है, ठीक है, इंक क्या है, वो भी एक पदार्थ है, तो उसका 1 ग्राम जो है, ठीक है, 1 ग्राम में कितना, या 1 मोल में कितने ग्राम आ रहा है, 1 मोल के ग्राम में, यानी 1 मोल में कितने ग्राम उसकी क्वांटिटी आ रही है। तो 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को, उसके अंदर जितना द्रव्यमान होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, उसे हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो जल का जो मोलर द्रव्यमान होता है, यहां पर लिख दीजिए, जल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो जल का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो होता है 18.02 ग्राम,
का 18.02 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड, दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो मोलर द्रव्यमान है, सोडियम क्लोराइड का जो मोलर द्रव्यमान है, तो इसका होता है 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। अब आप लोग समझिए, किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल, तो एक मोल के ग्राम में, एक मोल में जितने भी ग्राम होंगे, तो उस ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, उसमें उसका जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल कराया है मैंने, सपोज करिए कि जल का मोलर द्रव्यमान, यानी कि पानी के अंदर जो एक मोल होगा, पानी के अंदर जो एक मोल होगा, पानी के अंदर एक मोल, तो एक मोल का जो वजन है, ठीक है, एक मोल का जो वजन है वो कितना होगा, 18.02 ग्राम। इस बात को आप लोगों को समझना है कि पानी के अंदर जो एक मोल है, ठीक है, पानी के अंदर जो एक मोल है, उस मोल का जो द्रव्यमान है, यानी पानी के अंदर एक मोल का जो वजन रहेगा वो कितना रहेगा, 18.02 ग्राम। ऐसे ही अगला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक मोल रहेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो एक मोल रहेगा, तो उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 58.5 ग्राम। ये बहुविकल्पी के अंदर भी आ जाता है कि जल का मोलर द्रव्यमान बताइए, ऑप्शन में दे रखा होगा 18.02 ग्राम, 25.5 ग्राम, 13.4 ग्राम या 19.2 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में आएगा, और आप लोगों को जो ठीक लगेगा कि जैसे कितना होता है जल का मोलर द्रव्यमान, तो 18.02 ग्राम, तो इसको आप लोगों को टिक लगाना होगा। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो फिर कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 18.02 ग्राम जल का मोलर द्रव्यमान होता है। फिर कि सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान होगा। अब देखते हैं आगे, अगली हेडिंग है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक, इंग्लिश में बोलेंगे इसे लिमिटिंग रीजमेंट, लिमिटिंग रीजमेंट। तो ये क्या होता है सुनिए। तो सीमांत अभिकर्मक, इसकी जो परिभाषा है उसे पहले सुनिए आप लोग, या इसमें क्या होता है कि सीमांत अभिकर्मक जो है, तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, आप लोग पहले अच्छी तरह से सुनिए। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक को संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार ही अभिक्रिया करते हैं। कि जैसे हमने कोई रिएक्शन लिखी, जैसे हमने लिखी मैग्नीशियम प्लस O2, हमने लिखी कि मैग्नीशियम प्लस O2, अगर ये हमने रिएक्शन करवाई तो जाहिर सी बात है दो यहाँ पे मैग्नीशियम के अणु जाएंगे, O2 अगर संतुलित करेंगे तो यहां बन जाएगा 2MgO, ठीक है। तो जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो ये जो अभिकर्मक है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं अभिकर्मक। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे अभिकर्मक, और इसे हम लोग कहेंगे उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। अभिकर्मक और उत्पाद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक को, यानी कि ये जो अभिकर्मक है मैग्नीशियम प्लस O2,
तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि इसको बैलेंसिंग के लिए इधर दे रखा है 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। इधर भी ऑक्सीजन के 2 अणु किए हैं और मैग्नीशियम के 2 अणु किए हैं। ठीक है, तो इसको संतुलित समीकरण के अनुसार ही अभिक्रिया कराते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिकर्मों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती। यानी कि क्या होता है कि संतुलित कभी कभार उसकी जो मात्रा है वो कभी कभार उसकी मात्रा संतुलित नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में एक अभिकर्मक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। यानी क्या होता है कि इसके अणु जो है कि जैसे ज्यादा होंगे, जैसे इसके मान लीजिए 16 और इसके मान लो 8, तो क्या होता है ये दोनों बैलेंस नहीं है। यहाँ तो दोनों बराबर है कि 2Mg और O2, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो कम है, एक के 8 और एक के 16। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो अभिकर्मक जो है कम मात्रा में उपस्थित होता है और कुछ देर बाद वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद वो अभिक्रिया जो है आगे नहीं होती। और जब वो अभिक्रिया नहीं होगी तो भले ही दूसरे अभिकर्मक की जो मात्रा उपस्थित हो, यानी किसी दूसरे की हो, लेकिन फिर भी वो अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस कारण इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो डेफिनेशन होगी मैं यहां आप लोगों को करवाऊंगा, एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक की जो अभिक्रिया, पहले डेफिनेशन सुनिए। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है, अभिकारक ये चीज मैंने आपको बताई है क्या कहलाती है, अभिकारक कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है, यानी ये अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान से सुनना है, सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिकारक, वह अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है। यानी इसका क्या होगा, पूर्ण रूप से उपयोग होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण रूप से यानी पूरा उसका उपयोग करेंगे, उस पूरे को हम लोग यूज में लाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा उसको खर्च करेंगे, बिल्कुल भी यहां से नहीं छोड़ेंगे, ना मैग्नीशियम को ना ऑक्सीजन को। तो सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है। उसका क्या होता है, पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा उसकी मात्रा बनने वाले उत्पाद, ये जो उत्पाद बन रहा है, ठीक है, उसकी मात्रा बनने वाले उत्पाद पदार्थ की मात्रा को सीमांकित करती है। मतलब उसकी मात्रा को क्या करती है, सीमित करती है, या ये कहें कम करती है। तो इसे ही हम लोग सीमांत अभिकर्मक या लिमिट रीचमेंट कहते हैं। एक बार दोबारा से डेफिनेशन समझाता हूं कि सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा उसकी मात्रा बनने वाले उत्पाद पदार्थ की मात्रा को सीमांकित करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को सीमांत अभिकर्मक हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं जिसका नाम है मोलरता। अब मोलरता जो हेडिंग है अब उसे देखते हैं। तो मोलरता को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मोलैरिटी। मोलरता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोलैरिटी। तो मोलरता क्या होता है सुनिए, किसी बिलियन के, अब बिलियन की बात आ गई है तो पहली बात ये देखते हैं बिलियन क्या होता है। बिलियन, तो बिलियन में क्या है कि जैसे पानी हो, पानी के अंदर हम लोगों ने चीनी घोल दी या नमक को घोल दिया। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है,
एक बाल्टी सी होगी मान लो, तो यहां तक इसके अंदर पानी है, ये इसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, पानी में हमने इसके ऊपर से चीनी डाली, क्या डाली, चीनी डाली। तो चीनी जब घुल जाएगी इस पूरे में, तो जब ये पूरा घुल जाएगी चीनी, तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन। ठीक है, पानी और प्लस चीनी को हम लोगों ने इसके अंदर घोल दिया, तो हमारा क्या बनेगा, ये विलयन बनेगा। अच्छा, तो विलयन बन जाएगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि किसी विलयन की, तो विलयन क्या होता है, तो विलयन वो होता है कि पानी के अंदर हम लोग या तो चीनी घोल दें या नमक घोल दें या किसी कोई जूस बना लें, तो मतलब वो पूरा उसके अंदर घुल जाए। ठीक है, तो पूरा घुल जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विलयन, या तो पदार्थों को मिश्रण कर दे उसके अंदर। ठीक है, तो किसी विलयन के प्रति लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर हो वो कम से कम विलयन। ठीक है, कैसा हो, 1 लीटर हो, 1 लीटर कम से कम 1 लीटर ना हो, मतलब उसकी क्वांटिटी लीटर में ली जाएगी। तो किसी विलयन के, विलयन क्या होता है कि 2 चीजों को मिलाया जाए। ठीक है, 2 चीजों को मिलाया जाए, जैसे मिश्रण ऐसा ही हो सकता है H2SO4 यानी हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो H2SO4 इसका भी विलयन बन सकता है, या Na2CO3, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि विलयन वो होता है कि जिसके अंदर कोई चीज घोल दी जाए और वो घुलने पर उसकी पूरी मात्रा में मिल जाए। जैसे अगर हम लोगों ने पानी के अंदर चीनी घोली, तो चीनी अगर पानी हम लोग ऊपर से पिए तो भी वो मीठा होगा, नीचे से पिए तो भी वो मीठा होगा, बीच में से पिए तो भी वो क्या होगा, मीठा होगा। तो यानी कि कहीं से भी उसको हम लोग पिए तो वो क्या होगा, मीठा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। अब आगे यहां कह रहा है कि किसी विलयन के प्रति लीटर में, यानी मात्रा कैसी में ली जाएगी, तो उसकी जो मात्रा होगी वो लीटर में होगी। ठीक है, मात्रा लीटर में ली जाएगी। तो प्रति लीटर में घुले विलेय पदार्थ। अब बात आती है कि ये विलेय क्या होता है। विलयन तो आप लोग समझ गए होंगे कि चीनी नमक को घोल दें, पानी में चीनी को, पानी में नमक को, किसी को भी घोल दें। तो अच्छा देखिए, एक होता है विलायक, क्या होता है, विलायक, एक होता है विलेय और एक होता है विलयन। ये 3 चीजें आप लोगों को समझनी है, विलायक, विलेय और विलयन। विलायक क्या होता है कि यहां जो पानी है वो विलायक है, और जो विलेय है, जैसे चीनी घोली हम लोगों ने या नमक घोला, तो वो हमारा क्या है, विलेय है। और विलयन क्या है कि इन दोनों को मिक्स करने पर, पानी को और चीनी को मिलकर हमारा जो घोल तैयार हुआ, पानी और चीनी का जो घोल तैयार हुआ, उसे हम लोग कहेंगे विलयन। पानी यहाँ विलायक कहलाएगा, पानी के अंदर कोई भी चीज आके मिल रही है, यानी जिसके अंदर आके वो चीज मिले तो वो कहलाएगी हमारी क्या, विलायक। और विलेय जो उसके अंदर जाए, पानी के अंदर चीनी जाए तो वो विलेय कहलाएगी, पानी के अंदर नमक को घोले तो वो विलेय कहलाएगा, या पानी के अंदर किसी और चीज को घोला जाए, ठीक है, किसी और चीज को घोला जाए तो विलायक क्या कहलाएगा, पानी कहलाएगा। ये आप लोगों को ध्यान से समझना है कि किसी विलयन के अंदर या जो कहें उस क्वांटिटी के अंदर जो घुल जाए उसे विलायक कहेंगे, और जिसके अंदर वो चीज घुले तो वो विलेय, और विलयन तो वो पूरा जो घोल मिक्सर जो बनेगा या वो जो घोल बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग विलयन कहेंगे। तो इसी के द्वारा आप लोगों को यहां से हेडिंग को समझना है। तो देखिए, किसी विलयन, तो विलयन हमारा ये हो गया जैसे पानी प्लस चीनी, पानी और चीनी का जो शरबत तैयार हुआ हमारा, क्या हुआ, पानी और चीनी को मिलाया तो क्या बनेगा बच्चों, शरबत बनेगा। ठीक है, तो शरबत हमारा क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, देसी भाषा में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो शरबत क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो जैसे शरबत हो हमारा कितना, 1 लीटर हो, ठीक है, शरबत हो 1 लीटर, प्रति लीटर में घुले
विलेय पदार्थ, विलेय हमारा कौन सा है, चीनी नमक, तो यानी कि शरबत के अंदर क्या हो, चीनी मिली हो। भाई तो शरबत कब बनेगा, जब चीनी को घोल देंगे। तो चीनी यानी विलेय पदार्थ के ग्राम मोल, यानी कि जैसे 1 लीटर पानी है हमारा, मतलब 1 लीटर हमारा शरबत है, तो उसके अंदर चीनी जैसे हमने मिलाई 100 ग्राम, चीनी हमने मिलाई 100 ग्राम, तो विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों में संख्या उस विलयन की मूलता कहलाती है। तो चीनी जो हमारी 100 ग्राम है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूलता कहेंगे। तो यहां से एक चीज समझनी है कि ये जो विलयन है, ये विलयन 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब है कि 1000 ग्राम है। और जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ जैसे चीनी है, तो चीनी की मात्रा हम लोगों ने बताई 100 ग्राम। अच्छा 100 ग्राम ना लेके हम लोगों ने लिया 250 ग्राम। विलेय पदार्थ कितना है, 250 ग्राम। तो विलायक कितना रह गया ये बताना है। तो देखिए कि 1000 का विलयन, 250 का विलेय पदार्थ, तो ये जो 750 ग्राम है, 750 ग्राम हमारा क्या है, विलायक है। यानी कि पानी की कैपेसिटी 750 ml, यानी 750 ml पानी हो गया, 250 ml हमारी चीनी या नमक चीनी हो गई, और इसको घोलने पर जो तैयार मिक्सचर जो होगा वो कितना होगा, 1000 ग्राम, यानी ml में ले लो चाहे किसी में ले लो। तो यहां यह समझना है कि किसी विलयन के, विलयन मैंने बता दिया है कि शरबत ले लिया हम लोगों ने, तो शरबत में 1 लीटर यानी उसकी मात्रा हुई, यानी 1 लीटर लिया। घुले विलेय पदार्थ यानी चीनी हमने उसके अंदर घोल दी, यहाँ 250 ग्राम लिख लो आप लोग, चाहे 100 ग्राम लिख लो, अपनी अपनी मात्रा में अपने अपने हिसाब से घोल लेना। तो विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों में, यानी चीनी जितनी ली तो उसके जो मोल होंगे, तो ग्राम में संख्या लेनी हमें। तो ग्राम मोलों में संख्या उस विलयन की, किसकी, उस विलयन की। तो विलयन क्या होगा, विलयन हमारा कहलाएगा ये शरबत, ये जो शरबत है ये क्या है, तो ये हमारा विलयन है। ठीक है, शरबत हमारा विलयन कहलाएगा। तो विलयन की मूलता कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और आप लोगों की समझ में आ भी गई होगी। अब यहां से क्वेश्चन में आता है कि मूलता निकालिए। तो विलयन की जो मूलता होती है, यानी मोलैरिटी के लिए एक फॉर्मूला है, ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। तो क्या कह रहा है, विलेय के ग्राम मोल, विलेय के, तो विलेय हमारा क्या था, चीनी नमक, यानी कि जैसे 250 ग्राम था तो यहां लिख देंगे 250। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, 1000। ठीक है, 0 से 0 55 25, और ये कट जाएगा 5 से 20 बार, 1/, कितना आ गया 5 चौक 1/4, 4 का भाग देंगे यानी 1/4। तो विलयन की अगर हमें मोलरता निकालनी है, तो मोलरता के लिए ये फॉर्मूला है विलेय का ग्राम मोल, यानी कि 250/1000। ये मैंने क्वेश्चन में करके दिखा दिया है। और एक तो फॉर्मूला ये होगा कि विलेय के ग्राम मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का कितना जो आयतन है, ठीक है, ये वाला विलयन का आयतन 1000 ml। तो विलयन का आयतन लीटर में लेना है हमें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होगा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर आप लोगों के न्यूमेरिकल होंगे। तो विलयन का फॉर्मूला, तो विलेय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। या एक और फॉर्मूला है कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ये जो विलेय है उसका द्रव्यमान किसमें हो, ग्राम में, बटे विलेय का मूलर द्रव्यमान, विलेय का मूलर द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से ये जो हेडिंग है आपकी मूलरता कंप्लीट होती है। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है मोललता। अब हम लोग देखते हैं मोललता। तो मोललता को कहेंगे मोलैरिटी, यानी मोललता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। चलिए, तो ये मोललता क्या होता है सुनिए। किसी विलयन के 1000 ग्राम, किसी विलयन का, यानी कोई विलयन है, विलयन है हमारे पास नमक का और पानी, यानी कि नमक और पानी को हम लोगों ने क्या किया, घोल दिया। ठीक है, पानी में नमक घोल दिया, पानी में ये जो नमक घोला तो ये हमारे पास क्या बना, विलयन बना। तो किसी विलयन के 1000 ग्राम,
यानी कि ये जो बिलियन है अपने पास, ये जो शरबत है नमक और पानी का, ये जो मिक्सचर बना, ये बना 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर बन गया। ठीक है, कितना बन गया? 1 लीटर बन गया। तो उस 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ, क्या कह रहा है? विलेय पदार्थ। तो इसके अंदर विलेय क्या है? ये है हमारा नमक। नमक क्या होगा? विलेय होगा। तो उस 1000 में जितना नमक है, जैसे नमक है हमारा 350 ग्राम, भाई 350 ग्राम नमक हो गया और 650 ग्राम पानी हो गया। ठीक है, यानी 650 ग्राम हमने पानी में 350 ग्राम नमक घोल दिया, तो वो जो मिश्रण बना, वो जो बिलियन बना, वो कितना बना? 1 लीटर बना, यानी 1000 ग्राम बना। तो नमक 350 ग्राम, इसे हम लोग कहेंगे विलेय, और पानी जो है 650 ग्राम, इसे हम लोग कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और ये जो पूरा जो घोल बना 650 प्लस 350, यानी विलायक को और विलेय को, विलायक और विलेय को मिलाने पर क्या बनता है? विलियन बनता है। तो किसी विलियन के, यानी कि विलायक और विलेय दोनों मिले हुए हैं, उसे हम लोग कहेंगे विलियन। तो किसी विलियन के 1000 ग्राम, यानी 650, 350, 1000 ग्राम। तो किसी विलियन के 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ, तो विलेय पदार्थ कितने घुले हैं? 350 ग्राम हमारे विलेय पदार्थ घुले हैं। किसी विलियन के 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या, यानी कि 350 ग्राम के अंदर जितने मोल होंगे, ठीक है, 350 के अंदर 350 ग्राम में जितने मोल होंगे, तो मोलों की उस संख्या को, ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी क्या है कि किसी बिलियन का क्या होता है, ये मैंने बता दिया है कि पानी और नमक को घोलेंगे बिलियन बनेगा। तो 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ, यानी कि जो उसमें घुल जाए वो विलेय कहलाता है, और जिसके अंदर घुले वो विलायक कहलाता है। तो 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं, या मोललता कहलाती है। अब इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो सूत्र है वो क्या है कि विलियन की मोललता, इसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और वो जो भी जो मोलरता थी, ठीक है, इससे पहली वाली जो हेडिंग कराई मैंने मोलरता, इसको हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से। तो मोललता यानी मोलैलिटी, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा या इसका जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा? विलेय के ग्राम मोल, जो विलेय लिया है हमने चीनी का या नमक का, तो उसके ग्राम में मोल, ठीक है, कितने हैं, बटे विलायक का किग्रा में द्रव्यमान, यानी वो जो विलायक है उसका केजी में हमें क्या लेना है? द्रव्यमान लेना है, यानी उसका वजन लेना है। आगे एक और फॉर्मूला है, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय मोलर द्रव्यमान। एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया है। विलेय क्या होता है? उसका द्रव्यमान, यानी कि ग्राम में उसका वजन लेना है। विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। विलायक क्या? विलायक है, उसके अंदर हमारा क्या है? विलायक है पानी, ठीक है। तो पानी का द्रव्यमान बटे 1000, यानी 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज की जो अपनी क्लास होगी रसायन विज्ञान की पार्ट 4 जो है अपना, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का भी जो चैप्टर रह गया है उसको मैं इसके अगले पार्ट में कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।